नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत आज के वार्ता क्रम में। आज हम लोग एक विशेष विषय पे वस्तु पे चर्चा करेंगे। पिछले 2 से 3 महीनों में जब से कोविड-19 इफेक्ट प्रारंभ हुआ है, हम लोगों को कई सारे शब्द जानने और समझने का अवसर मिला। उसमें से सबसे पहला शब्द जिसका सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पे उपयोग हुआ और वो शब्द है कोविड-19 यानी कोरोना। कोरोना शब्द का उपयोग बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। हम लोग पिछले कम से कम 2 से 3-4 महीनों में इस साल का सबसे फेमस वर्ड है। हालांकि अब फेमस नहीं है, कुख्यात वर्ड है। दूसरे नंबर पे जो शब्द आता है उसका हम उपयोग कर रहे हैं क्वारंटाइन, सैनिटाइजर, मास्क। इन शब्दों का उपयोग बढ़ा है और इन सारे चीज़ों में, हालांकि हम शौकिया तौर पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद एक शब्द और प्रचलित हुआ है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यह प्रचलित प्रसारित हुआ है, जिसका नाम है इम्यूनिटी, प्रतिरोधी क्षमता। ये शब्द बार बार उपयोग में आ रहा है, प्रतिरोधी क्षमता। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जितने मामले कोविड-19 से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, उसके सापेक्ष भारत में परसेंटेज कम रहा है। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और ऐसा ही हम बरकरार रखें और धीरे धीरे समाप्त हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। ऐसा प्रयास है हमारा और इसी प्रयास में हम सभी लोग लगे हुए हैं, मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं कि इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो। तो आइए हम समझते हैं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में या अन्य किसी भी कंडीशनों में प्रतिरोधी क्षमता की क्या वैल्यू है। जब भी कोई बाहर की वस्तु हमारे शरीर में इंजेक्ट होती है, हम कह सकते हैं कि यह चिकित्सा की भाषा में जब कोई बाहरी वस्तु हमारे शरीर को प्रभावित करने के लिए प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में ब्लड में एक पार्ट है, सेल्स है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वो उससे लड़ने का कार्य करता है, यानी उस दुश्मन को शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। और ये जो उसकी प्रतिक्रिया है, यही हमारी इम्यूनिटी है, यानी हमारा शरीर विषाक्त वस्तुओं से, दूषित ऊर्जा से लड़ने में कितना सक्षम है, यही हमारी इम्यूनिटी है, प्रतिरोधी क्षमता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मैक्सिमम लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भारत की संख्या, युवाओं की संख्या ज़्यादा है। 80%, 60%, कम से कम 60% युवा हैं और युवाओं में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा। इसलिए इसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने देश में बुजुर्ग लोग नहीं हैं, या ऐसा नहीं कि हम हमेशा युवा ही बने रहेंगे। प्रकृति की व्यवस्था है, समय परिवर्तन हो रहा है, तो हम भी कभी न कभी उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसे हम बुजुर्गावस्था कहते हैं। अब समस्या आती है एक ही, प्रतिरोधी क्षमता। प्रतिरोधी क्षमता यदि हमारी मेंटेन रहेगी, इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बीमारियों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर कम पड़ेगा। और यदि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो एक हल्का सा मौसम परिवर्तन भी हमें प्रभावित करने लगता है। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले कि इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और तब हम जानेंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक हैं। यदि हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी प्रतिरोधी क्षमता, यानी बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है, उसे डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का कौन कौन सा कारण है। मेरे समझ से सबसे पहला यदि कोई कारण है तो वो है मानसिक कारण, क्योंकि मन राजा है हमारे शरीर का और मन के निर्देशों के अनुसार ही हमारा शरीर चलता है।
मैक्सिमम समय हम मन का करते हैं। तो यदि हमारा मन कमज़ोर है, मानसिक बीमारी है, तनाव है, चिंता है, शोक है, कष्ट है और उससे भी बड़ी बात क्रोध है, तो हमारी इम्यूनिटी इन चीज़ों से बहुत जल्दी वीक होती है। यानी हमारे शरीर में WBC तेज़ी से क्षय होते हैं। इसका सीधा संबंध अगर हम समझे तो WBC से है, इम्यूनिटी का। हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा मात्रा में WBC रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी, प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होगी। इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ऑरा, अन्य भाषा में ऑरा, किसी व्यक्ति का ऑरा। इसे एक अन्य बात कही जाती है मुखमंडल, मुखमंडल पे तेज है, प्रकाश है, यानी उस व्यक्ति का ऑरा, आकर्षण बहुत बेहतर है, इम्यूनिटी बेहतर है। हालांकि यह दो चीज़ें हैं, इम्यूनिटी आंतरिक चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें बाहरी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन यदि इम्यूनिटी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वो बाहर भी दिखाई देगी। मुखमंडल पे, चेहरे पे तेज प्रकाश दिखाई देगा, चमक दिखाई देगी, जीवन में माधुर्य होगा, आनंद होगा। तो सबसे पहला कारण है जो प्रभावित करने वाला है इम्यूनिटी को, मानसिक बीमारियां, समस्याएं, और वो है तनाव, भय, चिंता। सो किसी वजह से हो। अब अगर हम बात करें कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, तो यह उतना खतरनाक नहीं है जितना इसका डर। अगर मन में आपके डर है, मुझे कोरोना हो गया, मुझे हो जाएगा, मुझे ये बीमारी हो जाएगी, टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह बीमारी तो बाहर से आएगी और ये हमारे शरीर में ही है। तो पास वाली चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती है, और पास वाली चीज़ को यदि हम हथियार बना लें, मजबूत कर लें, तो यही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। यानी हम अपने मन को इतना मजबूत बनाएं, यहाँ से क्रोध को हटाएं, चिंता को हटाएं, शोक को दूर करें, तो इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। दूसरी यदि समस्या है मेरे समझ से, और वो है शारीरिक समस्या। एक पहला मानसिक और दूसरा शारीरिक। शारीरिक समस्या में क्या हो सकता है, जैसे कोई बीमारी, यदि हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां होती रहती है, कुछ तो वायरल बीमारियां होती है, कुछ सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से होती है, जिससे लड़ने का कार्य हमारी इम्यूनिटी करती है, उससे बचने का। लेकिन हर व्यक्ति ताकतवर है। यदि युद्ध हो रहा है तो ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति हमेशा भारी पड़ेगा, कभी विपक्षी भी भारी पड़ते हैं और कभी हम भी भारी पड़ते हैं। यानी कभी सूक्ष्म जीव जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश किया है वो भारी पड़ता है, तो हमारे शरीर को बीमार करता है, और उससे लड़ने का कार्य हमारी इम्यूनिटी करती है। तो हमारे WBC भारी जब पड़ जाता है तो उस बीमारी को समाप्त कर देता है। यानी हम स्वस्थ, एक दूसरे से रिलेटेड हैं पूरी तरह से। तो यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी किसी वजह से, चाहे वो हमारे अपने क्रियाकलाप के वजह से हो, चाहे फूड पॉइजनिंग के वजह से हो, या मौसम के वजह से हो, ये प्रभाव यदि डालता है तो हमारी इम्यूनिटी कुछ समय के लिए डैमेज होती है, वीक होती है, और जैसे जैसे हम बीमारियों से उबरते जाते हैं, ठीक होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है। तो दूसरा कारण है बीमारी, और बीमारियों में सबसे खतरनाक कोई बीमारी है, या कह सकते हैं कि अगर बीमारियों का कोई जड़ है, और तो वो है कब्जियत। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर नहीं है, यानी भोजन बेहतर से अच्छे से पच नहीं रहा है, आपको बहुत अच्छी भूख नहीं लग रही है, आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं आ रही है, यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है बेहतर तरीके से, तो ये सारे के सारे एक ही चीज़ के लक्षण है, और वो है कब्जियत के। तो कब्जियत के वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम के वीकनेस के वजह से हमारी इम्यूनिटी डैमेज होती है। इसे बहुत अच्छे से समझ लें। शारीरिक के रूप में, यदि हमारा शरीर बहुत स्वस्थ है, फिट है, ठीक है, लेकिन हम शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो भी हमारी इम्यूनिटी डैमेज होती है। यानी हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए। दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां हैं। एक मेरे समझ से और अध्ययनों के आधार पर मैं कह सकता हूँ
कि दो तरह की संस्कृतियां दुनिया में डेवलप है। एक को श्रम संस्कृति कहते हैं और दूसरे को अश्रम संस्कृति कहते हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान में भारत में असंस्कृति डेवलप है। बहुत मैं खेद के साथ इस बात को कह रहा हूँ, यानी कि हमारे ऐसा प्रवृत्ति हो गया है कि जो व्यक्ति जितना कम शारीरिक श्रम करे, काम करें, चाहे वो नौकरी में हो या काम धंधे में हो, उसे उतना बड़ा आदमी समझा जाता है। और यह हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करने का बहुत बड़ा कारण है, प्रतिरोधी क्षमता को। अगर ऐसा ही बना रहा तो हमारी प्रतिरोधी, यानी हम कुछ काम नहीं करते हैं, बड़ा गर्व से लोग कहते हैं अरे हमारा तो ऑफिस का काम है, हम तो बैठे रहते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, एकदम आराम का काम है। आप आराम का काम नहीं कर रहे हैं, आप बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप शारीरिक श्रम के ऊपर ध्यान दें। यदि हमारी प्रवृत्ति है, हम ऐसे पेशे में हैं जहां शारीरिक श्रम नहीं है, तो हम घर पे बाहर कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम को बढ़ाएं। श्रम को यदि बढ़ाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये कारण है बीमारी के बाद श्रम में कमी, ये शारीरिक कारण है। शारीरिक कारणों में ही है हम नींद पूरा नहीं ले पा रहे हैं, वो जिस वजह से भी हो, बीमारी के वजह से हो, तनाव के वजह से हो, दुख दर्द के वजह से हो, समस्या हो, मानसिक समस्या हो, इस वजह से हो, या ऐसा हो कि हमें सोने का पर्याप्त समय ही नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके घर में बहुत छोटे बालक हैं, अबोध बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके अनुसार विशेष तौर से महिलाओं को उनके अनुसार जगना पड़ता है, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो वो असर पड़ता है शरीर के ऊपर, इससे इम्यूनिटी डैमेज होती है। अन्य लोगों को भी शादी ब्याह, हालांकि अभी लॉकडाउन में ये व्यवस्था नहीं हुई, इसे अच्छा ही कहेंगे कुल मिला करके कि शादी ब्याह में अनावश्यक समय बर्बाद नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों के मांगलिक कार्य प्रभावित हुए, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, धीरे धीरे स्थितियाँ बदल रही है, फिर भी हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा समय देते हैं और नींद पूरा नहीं हो पाता है। यानी नींद में कमी भी इम्यूनिटी, हमारा उद्देश्य कहना इतना है कि नींद में कमी, अगर हम पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं किसी वजह से, चाहे वो जिस वजह से भी हो, तो भी हमारी इम्यूनिटी डैमेज होती है। अन्य चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बड़े स्तर की बातें हैं, वो है गंदगी, निगेटिविटी। वो चाहे जहाँ भी हो, हमारे शरीर में हो, मन में हो, हमारे आसपास में हो, कपड़ों के ऊपर हो, घर में हो, वातावरण में हो, जहाँ भी गंदगी होगी यानी निगेटिविटी आएगा तो हमारे इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा, प्रतिरोधी क्षमता को तहस नहस बर्बाद करने का, क्षय करने का बहुत महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण कारण हमारी मानसिक स्थिति है, यानी तनाव है, चिंता है, शोक है, दुख दर्द है, उतना ही महत्वपूर्ण कारक निगेटिविटी है, गंदगी है। चाहे वो शरीर में हो, शरीर के बाहर हो, मन में हो, वातावरण में हो या घर में हो, तो हमें अपने वातावरण को, आसपास के स्थान को, घर को, प्रकृति को, प्रकृति सबसे बड़ा वातावरण है। अभी एक बात बहुत अच्छे से कही जाती है कि यहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगहों से जो कि 100 साल बाद दिख रही है। यानी कि हम लोगों ने उतना ज़्यादा, अभी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि सहारनपुर से हिमालय की चोटी दिख रही है, तो कहाँ कहाँ से हम प्रत्येक दिन ऐसा देख रहे हैं। यानी हमारा वातावरण शुद्ध हो रहा है और ये शुद्धता हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, चूँकि हम उस परिवेश में नहीं हैं, हम जहाँ भी हैं अपने परिवेश को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें, और जब हम स्वच्छ बनाएंगे तो उसका पॉजिटिव असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम, ये उपाय में होगा, कारण के ऊपर हम अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकृति के वजह से, गंदगी के वजह, प्रकृति के डिस्टरबेंस के वजह से, गंदगी के वजह से, निगेटिविटी के वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब होती है, WBC काउंट डिस्टर्ब होता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो हम कह सकते हैं कि आखिरी कारक होगा, वो है प्रकृति
के अनुसार कार्य न करना। अब प्रकृति यानी अपनी प्रकृति, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति का यहाँ सीधा सा संबंध है कि हर व्यक्ति के विचार, क्रियाकलाप, सोच, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अलग अलग तरीके का है। किसी का शारीरिक स्थिति वात, पित्त और कफ यानी त्रिदोषों के माध्यम से हम देखें तो भी अलग अलग हैं। तो अवस्था अलग अलग है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बहुत श्रम करने वाला है, कोई कम श्रम करने वाला है, कोई सारे लोग बुजुर्ग हैं। तो ये स्थितियां हैं। तीसरा है मौसम। हमारा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर बारिश का शुरू हो जाएगा, आगे ठंडी का मौसम आएगा। यानी प्रकृति, अवस्था और मौसम के अनुसार कार्य यदि हम नहीं करेंगे, इसके विपरीत कार्य करेंगे, इसके विरुद्ध आहार लेंगे, यानी वात, पित्त, कफ के यानी अपनी प्रकृति के विपरीत आहार लेंगे, विरुद्ध क्रियाकलाप को करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी डैमेज होगी। और इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मैं विनम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहूँगा कि अपनी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, अवस्था के अनुसार, स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने क्रियाकलापों को, आहार को, विचार को संयोजित करें, संयमित करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरोधी क्षमता डैमेज होती है। आगे ये तो कारण हुआ, अब आगे इसका उपाय। तो जो कारण है उसका निवारण ही उपाय है। यानी मानसिक यदि कोई कारण है किसी भी प्रकार का, उसे हम दूर करें, प्रसन्नता को लाएं, खुश हों। एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी खामी है और वो है जलनशीलता, निंदा, खिंचाई करना, दूसरे के तरक्की से देख देख करके जलना, अपने मन में दूसरे के प्रति मुख पे तो हम बहुत अच्छे से पेश आते हैं, मन ही मन जलन होती है। और हमारे क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल, ये सारे झारखंड, इन सब क्षेत्रों में आमतौर पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं। इसके वजह से पिछड़ेपन ज़्यादा है, इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है। इसी वजह से हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। आप चाहें तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं यदि आपको ये ठीक लगता है। हम चर्चा कर रहे हैं अपने प्रतिरोधी क्षमता के ऊपर। इसके कारण क्या है प्रतिरोधी क्षमता के डिस्टर्ब करने के, और इसके निवारण क्या है, इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला निवारण का जो उपाय है वो ये होगा कि हम अपने मानसिक स्थितियों में चेंज करें, परिवर्तन करें, खुश होने का प्रयास करें जैसे भी हो सकते हैं, मन में शांति लाएं, प्रसन्नता लाएं, लाने वाले कार्य करें जिससे हमें खुशी मिलती है, समाज को प्रसन्नता आती है, परिवार को खुशी मिलती है, ऐसे हम कार्य करें। यदि आपको डांस करने से आनंद आता है तो आप डांस करें, साइकिलिंग करने से आनंद आता है साइकिलिंग करें, स्पोर्ट्स में आनंद आता है, किसी को स्वच्छता अभियान में आनंद आता है, किसी को बातचीत करने में आनंद आता है, तो अच्छी अच्छी शास्त्रों का अध्ययन करने में आनंद आता है, आप वैसा करें जो जिस कार्य में, लेकिन वो आनंद जिससे किसी अन्य व्यक्ति को समस्या न हो, उससे सबका भला हो। तो ऐसे यदि आप कार्य करते हैं, भोजन बनाने में बहुत आनंद आता है, आप भोजन बनाएं सुमधुर और हमें भी आमंत्रित करें जी। तो इन सारे क्रियाकलाप, मुझे योगाभ्यास में आनंद आता है, मुझे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आनंद आता है, अपने स्वास्थ्य को फिट रखने में आनंद आता है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और एक छोटा सा प्रयास ये है कि मेरे माध्यम से आप सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो, इम्यूनिटी बेहतर हो। इम्यूनिटी हमारी बेहतर होगी, हमारा मन शांत होगा, खुशहाल होगा, समाज के लिए हम बेहतर कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहला कारण है, जो कारण है उसका निवारण, कि मन को खुशहाल बनाया जाए। दूसरा, स्वच्छता। हम अपने आसपास के वातावरण को, समाज को, मन को विचारों के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से स्वच्छ बनाएं। अन्यावश्यक एक फैशन चल गया है, अन्यावश्यक
चैटिंग करना, हमने कोई कमेंट डाला उसके अगेंस्ट में कोई कमेंट डालेगा, मैं भी ऐसा कभी कभी कर देता हूँ, मेरे लिए भी यह हानिकारक है। हालांकि वैचारिक मतभेदता, विचारों को प्रसारित करना भी हमारा एक राइट है, लेकिन यह मानसिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डैमेज होगी। तो हमें ऐसे विचारों का, जो बेहतर समाज का कार्य है, उससे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो कार्य ऐसे हैं जो स्वच्छता को, शांति को, तनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी सीधा बढ़ेगी, हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। अगला अगर उपाय है, और वो है कि हमें शारीरिक कंडीशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी यदि हम नींद पूरा नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम अपने नींद को पूरा करने का प्रयास करें। अब नींद पूरा कैसे होगा? यदि आप 12 बजे रात्रि को सोएंगे, बाय द वे किसी कारण से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे भी ऐसा जानने समझने को मिलता है, रात्रि को 10 बजे के बाद शुरू करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप मीडिया पे, और वो रात को 1-2 बजे तक चलेगा। बहुत ख़राब स्थिति है। आप दिन में चर्चा करें, रात्रि में भरपूर नींद लें, अपने लिए बेहतर है। कोशिश करें 10 बजे तक सो जाने का, नींद पूरा होगा। अगर नींद हमारा पूरा नहीं होगा तो सारी क्रियाकलाप डिस्टर्ब हो जाएंगे। यदि बाय द वे हमारी ड्यूटी ऐसी है, शिफ्ट ड्यूटी है, चेंजेबल ड्यूटी है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में, डॉक्टर में, सेना में, रेलवे में, जहाँ भी ऐसी व्यवस्था है, हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो करना ही करना है, हमारी वो जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति हमारा वो समर्पण है। तो उसके साथ भी हमें जब मौका मिल रहा है अपने नींद को पूरा करने का, और इसके साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है, अभी चूँकि माहौल नहीं है शादी ब्याह का, तो हम देर रात तक डीजे बजाते हैं ज़ोर शोर से, हम दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। मैं युवाओं से और मैं स्वयं से भी, अपने आसपास के लोगों से इस माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे उत्सवों में कृपया दूसरे को डिस्टर्ब न करें। हम आनंदित हों, लेकिन हम ऐसे आनंद न लें जिससे दूसरे को समस्या हो। हम ज़रूर संगीत का आनंद लें, लेकिन कृपया स्लो मोशन में साउंड को कम कर लें, ताकि यदि कोई आसपास में कोई बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है, बीमार है, तो उसे डिस्टर्बेंस ना हो, उसके नींद में खलल ना पड़े, उसकी इम्यूनिटी डैमेज ना हो। तो यदि हम ये सब छोटे छोटे क्रियाकलाप करते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमें अपने अवस्था के अनुसार, अपने मौसम के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार आहार विहार का सेवन करना चाहिए। बाय द वे, यदि आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को है, और आप आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार दूध उत्पादों का सेवन करते हैं, दूध का चाय पीते हैं, दही खाते हैं, तो कफ दोष जीवन में आपको कभी ठीक नहीं होने वाला। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांत कह रहे हैं। और मैंने भी ये अनुभव किया है कि यदि आपको कफ दोष है और आप ऐसे ठंडे पदार्थ ले रहे हैं, दूध उत्पाद ले रहे हैं, तो कफ दोष दूर नहीं होंगे। तो उसका निवारण है, इससे बचा जाए, इसके प्रकृति को चेंज किया जाए, कुछ अन्य चीज़ों का सेवन किया जाए जिससे हमारे कफ दोष दूर हों। आप वात दोष से पीड़ित हैं और आप चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म, समस्या उत्पन्न करेगा। कृपया इससे बचें। आप बीपी है, आपको हाई बीपी है, और आप ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे आपका और बीपी बढ़ेगा, तनाव में है, चिड़चिड़ापन में है, एक दूसरे से जोर शोर से बात कर रहे हैं, आप फास्ट वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खूब योगाभ्यास करते हैं और बहुत तेज़ी से तीव्रता के साथ करते हैं और पता चलता है कि उन्हें हाई बीपी है। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार, समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं समाज में जिनके माध्यम से हम इन सब चीज़ों को, अपनी प्रकृति को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, और अपनी प्रकृति के अनुसार क्या बेहतर हो सकता है वैसा आहार लें, वैसे क्रियाकलाप करें। इस मौसम में प्रातःकाल में स्नान करना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। कफ दोष को, वात दोष को दूर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है।
शरीर की उष्णता को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है प्रातः काल में स्नान करना। वैसे तो प्रातः काल में कभी भी स्नान करना बेहतर होगा, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा यदि हम मटके का पानी पिएं। यानी हम अपनी प्रकृति के अनुसार अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या को संयमित करें, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर उपाय होगा। और इस समय आयुष मंत्रालय ड्रगलेस थेरेपी के ऊपर कार्य कर रहा है, यानी ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को डेवलप की जाए, अपनाया जाए जो दवा रहित है। और दवा रहित यानी कि हम अलग से कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, यानी उसमें योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, अन्य एक्यूप्रेशर, उसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं और आगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें अपने त्रिदोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारा त्रिदोष यानी हमारी प्रकृति अनबैलेंस है तो उसे दूर करने का। अब ये त्रिदोष उत्पन्न कैसे होते हैं? प्रातः काल में स्वाभाविक तौर पे अधिकांश लोगों के कफ दोष बढ़े रहते हैं, विशेष तौर से बच्चों के। और मौसम के अनुसार प्रातः काल यानी दैनिक दिनचर्या के अनुसार, मध्य काल में दोपहर में हमारे पित्त दोष डिस्टर्ब होते हैं, और रात्रि को वात दोष डिस्टर्ब होता है, यानी वात दोष बढ़ता है। तो ये हुआ दैनिक क्रियाकलाप। मौसम के अनुसार यदि हम देखें, ऐसा आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, नेचुरोपैथी की मान्यता है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, थोड़े से अपने अध्ययन के अनुसार। मैं नहीं कह सकता कि मैं इस मामले में विशेषज्ञ हूँ या बहुत अच्छा जानकारी है, लेकिन अभ्यास क्रम में ये सारी चीज़ें अनुभव से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मौसम के अनुसार अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में जो अभी चल रहा है, इसमें वात दोष बढ़ते हैं, बरसात के समय में पित्त दोष बढ़ते हैं, और ठंडी के समय में कफ दोष बढ़ते हैं। तो इनको समझते हुए हम अपने क्रियाकलाप करें। अगर हम अवस्था की बात करें तो बचपन कफ दोष में बीतता है, जवानी पित्त दोष में बीतती है, और बुढ़ापा वात दोष में बीतता है, यानी वात दोष से संबंधित समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो अपनी अवस्था, अपने मौसम, अपनी दिनचर्या का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए हम क्रियाकलाप करेंगे, वैसा कार्य करेंगे, वैसा आहार लेंगे, वैसी दिनचर्या को अपनाएंगे, यानी हमें प्रकृति के अनुसार जीवन जिएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बहुत ही स्ट्रांग होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। और कोरोना क्या, ऐसे हजारों वायरस यदि हमारे ऊपर अटैक होते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। और बिना दवा के, हमें तो बहुत बार ऐसा, बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी वायरस जो है वो अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ है, जीवन में, प्रकृति में नहीं, पता नहीं कितने सालों से वो विद्यमान है, पता नहीं कितनी बार हमारे ऊपर अटैक हुआ होगा, हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारे पास टेस्ट किट नहीं थे। अभी नया क्या हुआ है कि कोरोना की जांच के लिए टेस्ट किट डेवलप हो गया है, हमें पता चल रहा है कि नहीं ये कोरोना की वजह से हुआ। पहले हमें कई बार हुआ होगा और हमारी इम्यूनिटी ने उससे जीत हासिल की, आगे भी हो सकता है होगा, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहेगी, तो कोरोना या उससे जैसे और खतरनाक या अन्य कोई भी वायरस हो, डेंगू, चिकनगुनिया, किसी भी प्रकार के वायरल हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे हम बहुत अच्छे से बिना किसी अन्य चिकित्सा पद्धति, बिना किसी परेशानी के हम स्वस्थ हो सकते हैं और होके रहेंगे। इसलिए अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है, यानी अपनी प्रकृति के अनुसार हम अपनी दिनचर्या, आहार, विचार, क्रियाकलापों को संयमित करें। इसे दूर करने का एक अन्य उपाय है अनुकूल वातावरण। इस समय का वातावरण बेहद अनुकूल है, लेकिन यह हमेशा बरकरार नहीं रहने वाला है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सालों भर एक समान वातावरण रहता है, जैसे कि बेंगलुरु का, जैसे कि गोवा का, जैसे कि झारखंड में रांची का, जैसे कि अन्य हिल स्टेशनों पे वातावरण बहुत सुदृढ़ रहता है। और ऐसा सलाह दिया जाता है लोगों को कि आप सम वातावरण में रहें। जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं लोग, दवा जिनके ऊपर असर नहीं करती है, उनको यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी आबो हवा को चेंज करें, उसके अनुसार ढलें। अब चूंकि यह सबके लिए संभव नहीं है, यह हमेशा के लिए संभव हो सकता है। हम में से कुछ लोग कुछ समय के लिए अनुकूल वातावरण में चले जाएं, यानी अभी हमारे
यहाँ अगर भीषण गर्मी होने लगी जा रही है तो हम में से कुछ लोग, गिने चुने लोग, कुछ समय के लिए ठंडे स्थलों पे चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, या कुछ लोग अपने आसपास ठंडा वातावरण क्रिएट कर लें, एसी लगा लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन जन सामान्य ऐसा नहीं कर सकता। तो जन सामान्य को इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो हमारा वातावरण भी, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण को रोकेंगे, वाहनों का इस्तेमाल कम करेंगे, वातावरण शुद्ध होगा तो गर्मी कम लगेगी, प्रकृति के अनुरूप चलेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती जाएगी, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का एक अन्य उपाय है और वो है औषधियाँ। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। उनमें से कुछ हमारे घरेलू औषधियाँ हैं जो हमारे आसपास में हैं, बस हम उसका नाम नहीं, हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो अपना नहीं पाते हैं। ये बहुत से तमाम चीज़ें हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे आसपास में उपलब्ध नहीं हैं लेकिन आसानी से उपलब्ध हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो बहुत महंगी हैं। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपने उपलब्धता के अनुसार इनका उपयोग कर सकता है। एक बहुत अच्छी औषधि है और उसका नाम है हल्दी। हालांकि हल्दी हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, इसके बजाय यदि हम इसे औषधि के रूप में उपयोग करें, इसके यूटिलिटी को हम यदि चेंज करें तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत अच्छा उपाय है। हमारे पास औषधि के रूप में है तुलसी पत्ता, बहुत अच्छी औषधि है इम्यूनिटी को बढ़ाने का। हमारे पास है एलोवेरा, हमारी इम्यूनिटी को, अन्य समस्याओं को भी दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है। हमारे आसपास उपलब्ध है आसानी से भी शहद, बहुत अच्छी औषधि है, मीठा है, मधुर है। गुड़, इन सब चीज़ों का यदि हम अपनी प्रकृति के अनुसार उपयोग करें तो यह हमारे लिए औषधि है। कम मात्रा में लें। अजवाइन, यहाँ तक कि लहसुन भी। अन्य औषधियों में केसर थोड़ा सा महंगा है, शिलाजीत थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्रकृति के अनुसार, अब ये गर्मी के मौसम में न लेकर के ठंडी के मौसम में लिया जाए तो यह हमारे लिए इम्यूनिटी का कार्य करता है। दाल चीनी, अन्य औषधियाँ, इस तरह से बड़े बड़े योगा, हम कह सकते हैं वैद्यों के द्वारा भस्म का उपयोग किया जाता है। स्वर्ण भस्म या चांदी का भस्म, पारद भस्म, ये महंगी औषधियाँ हैं, लेकिन हम अपनी उपलब्धता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने विशेषज्ञों से बात करके इन सब चीज़ों का यदि सेवन करें, औषधि के रूप में सेवन करें, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन हो सकती है, बढ़ सकती है। अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष काढ़ा बनाया गया है, बताया गया है, उसमें औषधियों का मिश्रण किया गया है। यदि हम उसका सेवन करते हैं, आयुष काढ़े का, हम चाय का सेवन करते हैं, नाम अलग है, हम उसकी प्रवृत्ति को चेंज कर दें, उसके कंटेंट को चेंज कर दें, उसमें हम अपने लिए आवश्यक, हमारे प्रकृति के अनुसार, हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने के अनुसार औषधियों को यदि हम डालते हैं तो वही हमारे लिए औषधि बन जाएगी और हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, ग्रो करेगा और हमें विभिन्न तरह के बीमारियों से दूर रखेगा। हम किसी दिन इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, कि बल्कि करके देखेंगे, वार्तालाप करेंगे कि कौन सी औषधि, कैसा हम काढ़ा पिएं। कुछ अन्य औषधियां हैं जैसे कि दवाएं हैं, हम कह सकते हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ दे रहे हैं, हम उस बारे में बेहतर बात नहीं कर सकते, उनसे संपर्क करना होगा। अभी हमारे आसपास में वातावरण में हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं, परिचित हैं, मैं अगर DLW में हूँ, रेलवे में, तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा होम्योपैथी दवा का वितरण किया जा रहा है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है, सरल है, सस्ता है, सुलभ है। तो कुछ औषधियाँ, दवाएं ऐसी हैं जैसे होम्योपैथी से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, यदि हम इनका सेवन करते हैं अपने विशेषज्ञों से बात करके, तो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने का ये भी बहुत सरल उपाय है। और अब हम आखिरी में, अंत में जिस उपाय की चर्चा करेंगे वो है योगाभ्यास। मैं इस क्षेत्र में काम करता हूं और मैंने इस माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बेहतर किया है। मैं आज से 10 साल पहले जो हमारी इम्यूनिटी, मैं स्वयं इसे महसूस कर रहा हूं और अपने अनुभव और महसूस के आधार पर मैं
कह सकता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे सरल, आसान और सबसे बेहतर यदि कोई माध्यम है तो वो है योगाभ्यास। आप नियमित योगाभ्यास करें, आपसे जो भी संभव हो वो योगाभ्यास करें। पिछले कुछ दिनों से मैं इस समय लाइव हूँ, जिस तरह से अभी हम लोगों ने तत्काल कुछ समय पहले योगाभ्यास किया, तो आपसे जो भी संभव हो, जितना आपके पास समय है, आप योगाभ्यास करें। उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती है। योगाभ्यास में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो और ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और उसमें से सबसे प्रमुख है मेडिटेशन। मेडिटेशन की विभिन्न विधियां हैं, यानी मानसिक विकारों को दूर करना और मन को ऊर्जा से भर देना मेडिटेशन है, ध्यान है। ध्यान के किसी एक विधि का जो भी आपसे संभव हो उसका उपयोग करें। आनापान करें, आप सिंपल ध्यान में, आप चाहें तो म्यूजिक पर ध्यान करें, आप चाहें तो किसी उगते हुए सूर्य के ऊपर त्राटक ध्यान करें, आप भ्रामरी ध्यान करें, आप कह सकते हैं कि विपस्सना ध्यान करें, आप द्विहार्ट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के जितने भी टेक्निक हैं उसके ऊपर आप उसको आप अपनाएं, सीखें, समझें, तो सबसे अच्छा उपाय है तत्काल तीव्रता के साथ उसे मेंटेन करने का, वो है मेडिटेशन। दूसरा उपाय है प्राणायाम, जो उससे थोड़ा सा कम लेकिन उसी के जैसा प्रभावशाली है। कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही तीव्रता से मेंटेन करते हैं। उसमें से एक है यौगिक श्वसन। हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं यौगिक श्वसन का, यानी डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। हम अपनी क्षमता के अनुसार, हमारी जो फेफड़े की क्षमता है उसके अनुरूप हम श्वसन की क्रिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम वायु को अपने शरीर में ग्रहण करें। हम इसका प्रतिदिन लगभग अभ्यास कर रहे हैं। प्रातः काल में जग के, प्रातः काल में वायु में ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, शीतलता होती है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में ग्रहण करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत तीव्रता से बढ़ेगी। यौगिक श्वसन की क्रिया करें, इसके ऊपर हम लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग से बात भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही तीव्रता के साथ मेंटेन करता है, बढ़ाता है। इसी में कपालभाति भी काफ़ी हद तक त्रिदोषों को दूर करता है, इसलिए कपालभाति से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। एक अभ्यास है जो कि जिसे हम कह सकते हैं शुद्धिकरण की क्रिया, और उसे हम छठ क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, और वह है शंख प्रक्षालन। थोड़ा सा लंबा है, हम कह सकते हैं कि सीखना पड़ेगा किसी विशेषज्ञ के माध्यम से। तो शंख प्रक्षालन हमारे संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण की क्रिया है। उसे अर्ध शंख प्रक्षालन भी उसका एक छोटा स्वरूप है। इसी में धोती है, धोना, कुंजल क्रिया है, जल नेति है, रबर नेति है, दंड धोती है, नौली क्रिया है, अग्निसार क्रिया हैं। ये जो 6 क्रियाएं हैं यौगिक क्रियाएं हैं, जिससे हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ दोष दूर होते हैं। इसके माध्यम से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही बेहतर होती है, मेंटेन होती है। अगला अगर हम कहें तो एक मुद्रा होती है, एक प्राणोत्थान मुद्रा एक कही जाती है और हस्त मुद्रा कही जाती है। एक मुद्रा है जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। मुद्रा यानी धन ही नहीं, धन के ही तरह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, और उसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। अपने जिह्वा को अपने टंक से, अपने अंदर हिस्से से लगाना, जिह्वा को फोल्ड कर उस क्रिया में यदि हम योगाभ्यास करें, ध्यान करें, इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। आप गूगल पे या अन्य माध्यमों से खेचरी मुद्रा के बारे में, इसके लाभ के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि हम बार बार लगातार खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें, यानी अपने जीवा को ऊपर की ओर उल्टा मोड़ करके अपने तालू से लगा करके देर तक रुकने का प्रयास करें, इसमें हम मेडिटेशन करें, इसमें हम अन्य प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, एक्सरसाइज करें, या यौगिक ब्रीदिंग करें, सिंपल सा श्वसन की क्रिया करें, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है, मेंटेन होती है। और अब हम बात करेंगे कुछ आसनों के ऊपर। उसमें से सिद्धासन बहुत अच्छा आसन है, पद्मासन है, इसका हम अभ्यास करते हैं। आसनों के क्रम में अगर हम बात करें, हम
नियमित अभ्यास कर रहे हैं डाइजेशन के लिए, और वो है वज्रासन, मंडूक आसन। ये छोटे छोटे आसन है जिसका हम नियमित अभ्यास करते हैं। सरल आसन है, अभ्यास है, आपको भी नियमित करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, कब्जियत की समस्या दूर होती है, वात पित्त का बैलेंस होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। हम लगभग कोशिश करते हैं प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने का। सूर्य नमस्कार में मैक्सिमम आसन आते हैं, प्राणायाम आता है, ध्यान आता है। यदि हम तन्मयता के साथ, लगन के साथ हम सूर्य नमस्कार को करें, प्रत्येक दिन करें, अपने समय और क्षमता के अनुसार करें। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही करें, आप अन्य क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। तो योगाभ्यास के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रोंग होती है, बेहतर होती है, मजबूत होती है। और हमारी इम्यूनिटी यदि बढ़ेगी, प्रतिरोधी क्षमता हमारी बढ़ेगी, तो किसी भी प्रकार के वायरल इफेक्ट हो या अन्य सूक्ष्म जीवों से, हानिकारक पदार्थों से हमारे शरीर को नुकसान होने वाला हो, फूड पॉइजनिंग के माध्यम से हो सकता है। तो जो भी समस्याएं, शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, वो सारे विकार धीरे धीरे दूर होते हैं। योग न सिर्फ शारीरिक विकारों को दूर करता है, बल्कि प्रमुखता से मानसिक विकारों को दूर करता है। तो आप अपने जीवन में जितना संभव हो दैनिक रूप से नियमित, और यदि संभव हो तो अपने परिवार के साथ सारे लोगों को इकट्ठा करके ले करके जो भी आप अभ्यास कर सकते हैं करने का प्रयास करें। 10 मिनट संभव हो तो 10 मिनट, बेहतर होगा आधे घंटे, और यदि आप 1 घंटे का समय देते हैं तो मेरे समझ से पर्याप्त होगा और इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, जगह नहीं है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा माध्यम है। डांस बहुत अच्छा माध्यम है, साइकिलिंग बहुत अच्छा है। यानी हमारा फिजिकल वर्क हो और मेंटल वर्क भी हो, हम जो भी क्रियाकलाप करें मन से करें, तो वही हमारे लिए योग है। तो आप अपने फिजिकल एक्टिविटियों को बढ़ाएं, समय दें। आपको योग अच्छा लगता है, योगाभ्यास करें। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, लॉकडाउन जैसे जैसे धीरे धीरे सही हो रहा है, आप स्पोर्ट्स की ओर जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में जुड़ें। आप अकेले कोई फिजिकल फिटनेस से संबंधित आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सभी चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो हम अपनी सीमाओं में रहते हुए, अपनी प्रकृति को समझते हुए, अपने मन को खुशहाल बनाने का प्रयास करें। मैं इस माध्यम से अपने सभी आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं या बाद में हमारे वीडियो को देखेंगे, मैं बाद में इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा। बाद में आप चाहें तो इस लिंक को अपने अपने सभी माध्यमों से भेज सकते हैं। आप अपना बना करके इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, और उसे अपना बना करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित कर सके। आपको यदि लगता है कि ये चीज़ें सही है, तो मुझे लगता है मुझे ये सही है, मैंने इसका अभ्यास किया है, प्रयास किया है, मैं नियमित इसका उपयोग करता हूँ। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बेहतर तरीका है मेंटेन करने का, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात ये होगी कि आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात व्यापक प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो उससे लोग देखेंगे, महसूस करेंगे, प्रभावित होंगे और उसको बेहतर तरीके से अपनाएंगे। और यही वास्तविक क्रियाकलाप हैं कि उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। मैं आज फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने डिरेका प्रशासन से, कर्मचारी परिषद से, अन्य रेलवे डिपार्टमेंट से या अन्य आप जिस भी डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हों, भारत सरकार से, राज्य सरकारों से मैं आग्रह करूंगा कि ड्रगलेस थेरेपी के ऊपर कार्य करें। दवा रहित चिकित्सा पद्धतियों, जिसमें से प्रमुख रूप से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और उसमें भी सर्वोत्तम है योगाभ्यास, योग। इसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि टीका यदि आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा तो हम कोरोना से बच जाएंगे, उसके बजाय हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का यदि प्रयास करें
तो न सिर्फ इस वैक्सीन की से बच सकते हैं बल्कि आने वाले अन्य बीमारियों से बनने वाले वैक्सीन की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। यह सरल है, आसान है, सुलभ है और यदि हमारी इम्यूनिटी विस्तृत होती है, स्ट्रोंग होती है, तो हमें किसी भी प्रकार के वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। बीमारी शरीर को कम, मन को ज़्यादा है और मन के वहम को, बीमारियों को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है योगाभ्यास। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। मैं अपने डीरेका प्रशासन से यह आग्रह करूंगा कि यदि आपको यह लगता है, उचित समझते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए व्यापक तरीके से, जिस तरह से रोस्टर ड्यूटी के अनुसार हम अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप में, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से एक रोस्टर ड्यूटी के अनुसार इम्यूनिटी को बढ़ाने के कार्यक्रमों के ऊपर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो यह सरल होगा, सस्ता होगा, सुलभ होगा, आसान होगा और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। यदि आप चाहें तो मेरा उपयोग कर सकते हैं इस माध्यम में। मैं अपने डीरेका प्रशासन से, अन्य प्रशासन से, अन्य मंत्रालयों से, आयुष मंत्रालय से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका व्यापक उपयोग करें। हमारी इम्यूनिटी को, लोगों के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी ड्रगलेस थेरेपी है उसके ऊपर और इससे संबंधित जितने विशेषज्ञ हैं जो बेहतर कार्य कर सकते हैं, जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग लिया जाए तो यह हम सभी के लिए वैश्विक स्तर पे बहुत लाभकारी होगा, बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। इन्हीं वार्ताक्रम के साथ मैं अपने आप को रोकने का प्रयास करूंगा। आपके प्रश्नों का स्वागत होगा, आपके सुझावों का स्वागत होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो छूट गई हैं या जिसे मैं नहीं जानता हूं, तो यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय है, कोई माध्यम है, या आप जानते हैं कि मैंने ये बात कहना भूल गया, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से दोहराने का प्रयास करें, इससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे और जिस तरीके से भी संभव हो हम अपने प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। औषधियों के माध्यम से, ड्रगलेस थेरेपी के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से, अच्छे ऑडियो वीडियो के माध्यम से, अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, उसके अध्ययन के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार करें, स्वच्छता का प्रसार करें, वातावरण को शुद्ध करने का प्रसार करें, मन के विकारों को दूर करने का प्रयास करें और यही हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैं आप सबसे विदा लूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमन, वंदन। जय हिंद।